एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही उपयोगी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कीजिए। वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण नीट से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित मॉक टेस्ट अपलोड किए गए हैं, उन्हें आप हल कर सकते हैं। तो जरूर इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर विजिट कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल की। आज के इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल को कितने भागों में बांटा जा सकता है और इसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है, इस पर हमारी चर्चा होगी। कोशिका चक्र या सेल साइकिल, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जीवों में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती है और इन जैविक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, उपापचय, ऐसी बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। और इन्हीं जैविक क्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं की अगर हम बात करें तो वृद्धि एवं प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं शामिल है। प्रजनन की थोड़ी सी बात कर ले हम। प्रजनन क्या होता है भाई? जीवों के द्वारा अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। एक होता है कायिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन और तीसरा लैंगिक प्रजनन। अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और नर युग्मक की अगर हम बात करें तो स्पर्म और मादा युग्मक की बात करें तो ओवम या अंडाणु। जब यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज जो है वृद्धि करके वयस्क में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जब जायगोट अवस्था होती है तो उस दौरान कोशिकाओं में जो है वृद्धि होती है और लगातार जायगोट जो है अपने आकार में बढ़ोतरी करता है, जिससे कि दैहिक कोशिकाओं का जो है अधिक संख्या में निर्माण होता है ना। कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है? दैहिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, सोमेटिक सेल्स का निर्माण होता है। और जब जायगोट में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो वह शिशु में परिवर्तित हो जाता है और अंत में जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर से गैमेट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं और ये साइकिल चलते रहता है। अब यहाँ पर 2 बातें हमको समझ में आई, एक तो दैहिक कोशिकाओं का निर्माण होता है और दूसरा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब जब हम कोशिकाओं की बात करते हैं तो एक बात समझ लीजिए, कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जिसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और इस प्रोटोप्लाज्म का, इस जीव द्रव्य का मुख्य गुण होता है अपनी स्टेबिलिटी या स्थायित्व को बनाए रखना। और इसी स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यहां से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्थायित्व को, गुण को भेजते रहती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने स्थायित्व को बनाए रखती है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो डीएनए या आरएनए के रूप में होता है। और मुख्यतः जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर, उच्च श्रेणी के जंतुओं के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से, डुप्लीकेशन के माध्यम से अपनी संख्या में, अपनी मात्रा में बढ़ोतरी करता है। अर्थात हम इस ओवरऑल चीजों की बात करें तो 3 चीजें कोशिकाओं में होती रहती। कौन कौन सी होती है? किसी कोशिका को वृद्धि करने के लिए 3 चीजें उसमें होते रहती। कौन कौन सी चीजें होती भाई? उस पर ध्यान दें। कोशिका के आकार में वृद्धि होना, पहली बात, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है उसका द्विगुणन होना, उसकी मात्रा का बढ़ना। और तीसरा, कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करना, कोशिकाओं के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करना। तो 3 चीजें महत्वपूर्ण है और ये तीनों की तीनों चीजें एक साइकिल के रूप में चलती रहती है, एक चक्र के रूप में चलती रहती है और इसी चक्र को जो है सेल साइकिल कहा जाता है। सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक कोशिका विभाजन के अंत तथा दूसरे कोशिका विभाजन के समापन
में लगने वाले समय को ही कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, एक बार पूरा ध्यान दें। एक कोशिका विभाजन के अंत तथा दूसरे कोशिका विभाजन के समापन में लगने वाले समय को कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल को मुख्य रूप से दो प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। सबसे फर्स्ट है इंटरफेज या जिसे अंतरावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है एम फेज या जिसको हम विभाजन की अवस्था कहते हैं। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो दो क्रमिक विभाजनों के बीच लगने वाला जो समय अंतराल होता है वही अंतराल इंटरफेज कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दो क्रमिक विभाजनों के मध्य लगने वाला जो समय अंतराल है उसी समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। अगर इंटरफेज के नाम पर भी देखें तो इंटरफेस दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या हुआ, मध्य में, अर्थात दो कोशिकाओं के मध्य में। और फेसिस शब्द से मिलकर बना है। फेसिस का मतलब होता है एप्रियंस, अर्थात उत्पन्न होना। अर्थात दो कोशिका विभाजन के मध्य में उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है वही अवस्था क्या कहलाती है, इंटरफेस कहलाती है। दूसरी तरफ आए एमफेस, ये वास्तविक रूप में ये कोशिका विभाजन की अवस्था है जहां पर कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को समझ लें। इंटरफेस में हमने जान ही लिया है कि दो क्रमिक विभाजनों के मध्य की अवस्था जो है वो इंटरफेस कहलाती है। ठीक है, इंटरफेस को रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है, सुप्त अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान दो क्रमिक विभाजन के पश्चात एक ऐसा समय कोशिका को चाहिए जहां पर वो आराम कर सके, कोशिकाओं के लिए आवश्यक विभाजन के लिए आवश्यक तैयारी कर सके। इस कारण से इसको रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तैयारियां जैसे डीएनए का फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक रेट, कोशिका द्रव्य की मात्रा में वृद्धि, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसके अलावा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करना, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस अवस्था में होती है। तो इस कारण से इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है, अर्थात कोशिका विभाजन के लिए तैयार होने की अवस्था यह अवस्था होती है। अगर हम इंटरफेस की जब बात करते हैं तो कौन कौन से लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम समझें। इसका जो केंद्रक है ये बड़ा एवं स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर एक टिपिकल सेल में, टिपिकल सेल्स की बात कर रहा हूँ, एक प्रारूपिक कोशिका की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसा दिखाई देता है, न्यूक्लियस आकार में बड़ा एवं स्पष्ट दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात, इस दौरान केंद्रक और कोशिका की जो वृद्धि है वो अपने चरम सीमा पर होती है, अर्थात यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी कोशिका और केंद्रक जो है आकार में अपनी चरम सीमा पर वृद्धि कर चुके होते हैं। तीसरी बात, केंद्रक के अंदर जो डीएनए की मात्रा है वो दुगनी हो जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है भाई, यहाँ पर ये क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है जो अंत में गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है ना, और इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए की मात्रा यहाँ पर कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्रोमेटिन। चलिए तीसरी बात करें, यहाँ पर ये जो गुणसूत्र हैं विस्तृत, लंबे, पतले, कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। डिफ्यूज कंडीशन में लंबे, पतले और कुंडलित अवस्था में यहाँ पर ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। चौथी बात करें, इसकी जो केंद्रिका है वो स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने इसको अलग से शो किया हुआ है। तो ये जो केंद्रिका है वो अधिक कैसी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। चलिए एक और कैरेक्टर्स की बात करें। इस कोशिका का, ऐसी कोशिका जो रेस्टिंग पीरियड में है, उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि कोशिका विभाजन के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, इसी दौरान मैसेंजर आरएनए तथा राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, इस अवस्था के अंत तक, अर्थात इंटरफेज अवस्था के अंत तक जो क्रोमोसोम है वो दो भागों में विभाजित हो चुका होता है, दो क्रोमेटिड्स बन चुके होते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर मान के चलिए एनिमल सेल है तो इसका सेंट्रियोल भी जो है वो दो भागों में विभाजित हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इंटरफेस को समझा। अगर हम इंटरफेस की जब बात करते हैं
तो यहां पर ध्यान रखना है कि इंटरफेस की 3 उप प्रावस्थाएं पाई जाती है। 3 उप प्रावस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है G1, दूसरा होता है S फेज और तीसरा होता है G2 फेज। यहां पर ध्यान रखना है इंटरफेस की 3 उप प्रावस्थाएं सब फेज होती है। इनमें से फर्स्ट है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2 फेज। तो चलिए अब हम इन पर चर्चा करते हैं। इंटरफेस को मुख्य रूप से 3 सब प्रावस्थाओं में बांटा गया है, G1, S और G2। तो चलिए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं जीवन की, तो जीवन को जो है प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था भी कहा जाता है। जीवन को प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था भी कहा जाता है या इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एम फेज के बाद आने वाली अवस्था है, इस कारण से इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। क्योंकि इस पूरी की पूरी अवस्था में कोशिका अपने आकार में वृद्धि करता है, प्रारंभिक रूप से वृद्धि करता है, इस कारण से इसे प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था भी कहा गया है। यह अवस्था टीलोफेज की समाप्ति के पश्चात, देखिए यह टीलोफेज की समाप्ति तथा एस प्रावस्था के प्रारंभ होने के तक की अवस्था है। इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, इसे प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं। और अगर और लक्षणों की बात करें तो कुल कोशिका विभाजन का 30 से 40% समय इस प्रावस्था में संपन्न होता है। इस प्रावस्था में आरएनए एवं संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इसके अलावा डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ व एंजाइम इसी अवस्था में निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होंगी आपके कि कुल कोशिका विभाजन का 30 से 40% समय लगता है। आरएनए एवं संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण इस प्रावस्था में होता है। डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ व एंजाइम का संश्लेषण इसी प्रावस्था में होता है। जीवन प्रावस्था में एक समय ऐसा भी आता है जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी या नहीं होगी, इस बात का निर्णय किया जाता है। और एक अवस्था थी G0 अवस्था, यहां पर ध्यान रखिएगा, G0 अवस्था। तो यह प्रावस्था जो है वो जीवन में ही आती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एस फेज की। एस या सिंथेसिस या संश्लेषण। संश्लेषण किसका संश्लेषण? डीएनए का संश्लेषण। एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन या संश्लेषण किया जाता है। इस कारण से इस पीरियड को पीरियड ऑफ डीएनए सिंथेसिस कहा जाता है, डीएनए संश्लेषण का काल कहा जाता है। इस प्रावस्था में कुल कोशिका विभाजन का 30 से लेकर 50% समय व्यतीत होता है, अर्थात पूरे कोशिका विभाजन की प्रावस्थाओं में सबसे लंबी प्रावस्था यही है। इस प्रावस्था में डीएनए डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी इस प्रावस्था में होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था को सेकेंड ग्रोथ फेज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रावस्था में विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स के निर्माण के साथ साथ जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, बड़े अणु हैं, उनका निर्माण भी इस अवस्था में होता है। इसके साथ साथ राइबोसोमल आरएनए का निर्माण भी इसी प्रावस्था में होता है। इन सारी चीजों की वजह से केंद्रक के आयतन में वृद्धि होती है। इस कारण से इसको सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहा गया। इस प्रावस्था में कुल कोशिका विभाजन का 10 से 20% समय लगता है। तो यहां पर हमने अभी तक जितनी प्रावस्थाओं की बात की, जीवन की बात हो चुकी है, एस की बात हो चुकी है अर्थात, और G2 की बात हो चुकी है। ये तीनों प्रावस्थाएं किसकी है? इंटरफेज की है, अंतरावस्था की है, तैयारी अवस्था की है। अब हम बात करते हैं एम फेज की। एम फेज या माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। ये वास्तव में वह अवस्था है जिसमें कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती है, अर्थात कोशिका विभाजन की अवस्था। कोशिका विभाजन की अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। कैरियोकाइनेसिस को मुख्य रूप से 4
सब प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस को कितने भागों में बांटा गया? 4 सब प्रावस्थाओं में बांटा गया है। प्रोफेज या जिसको हम पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज या मध्यावस्था, एनाफेज या पश्चावस्था या और टीलोफेज या अंतावस्था। ये चारों अवस्थाएं के कंप्लीट होने के बाद एम फेज के अंतर्गत आती है साइटोकाइनेसिस, जहां पर कोशिका का प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य 2 भागों में बंटता है, अर्थात पूरी की पूरी कोशिका जो है अब 2 भागों में बंटने का कार्य करती है। तो यहाँ पर पहला कौन सा हो गया? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, और फिर दूसरा है कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब यहाँ पर देखें, इस फ्लो चार्ट में देखें तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एम फेज, जिसमें कुल कोशिका विभाजन का 5 से 10% समय व्यतीत होता है। एम फेज में मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाएं हमने लिखी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन एक्चुअल में होता कितना है इसमें? 2, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कोशिका चक्र है वह 2 प्रावस्थाओं में संपन्न हो जाता है, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज के अंतर्गत G1, S और G2 प्रावस्थाएं आती है, जबकि एमफेज के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आता है। तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से संबंधित क्विज को अटेम्प्ट करना चाहता है, तो एक बार मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले चैप्टर में।